सहयोगी हितेंद्र शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। हरियाणा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। आज बजट सत्र की कार्यवाही काफी विशेष रहने वाली है क्योंकि विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस पर आज चर्चा होनी है और वोटिंग भी होनी है। इसी पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंवरपाल जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। कंवरपाल जी, किस तरह से देख रहे हैं आज की कार्यवाही, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है और वोटिंग भी होनी? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का कोई कारण नजर नहीं आता। स्वयं भी हमने नेता प्रतिपक्ष से भी ये बात की कि किस बात पे अविश्वास प्रस्ताव लेके रहे, तो मेरे ख्याल का कोई कारण नहीं। वो कहते हैं जी मैं बोलने का अवसर मिल जाएगा, इससे अलावा कुछ नहीं, कोई विश्वास नहीं है। और उसमें सरकार को पूरी तरीके से विश्वास सरकार के पास है, विश्वास मत सरकार के पास है और जनता का भी विश्वास सरकार के प्रति है। ये आम सब लोगों को इस बात का पता है। वो केवल और केवल एक दिखाने के लिए उसको लेके आए और बोलने के लिए भी मुझे नहीं लगता अभी तक आपने सारा देख लिया, सेशन जितना चला उसमें भी सारा देख लिया। बोलने के लिए भी कोई मुद्दा है नहीं विपक्ष के पास। हालांकि वो कहता तो है कि हमने बहुत तैयारी कर रखी, हमने बहुत घेर देंगे, हम ये कर लेंगे। कल भी आपने देखा माने मुख्यमंत्री जी ने गवर्नर के ऊपर जवाब दिया तो कोई प्रश्न उनके पास था नहीं। और आज भी आप देखेंगे अविश्वास प्रस्ताव पे भी आप देखेंगे कि जो भी वो मुद्दे लेके आएंगे हम मजबूती के साथ उनका सारा जवाब देंगे। अच्छा, पिछले कार्यकाल में आप स्पीकर भी रहे थे, तो क्या प्रोसेस रहता है, क्यों अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के इस तरह की बातें होती हैं? देखिए, मुख्य रूप से अविश्वास तब आता है जब दोनों पार्टियां लगभग बराबर होती हैं। तब उनको लगता है या सरकार के खिलाफ कोई बहुत बड़ा एक माहौल तैयार हो जाए, तब उस प्रकार की स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं। अब ऐसा कुछ है नहीं, यानी कि एक वोट भी इधर से उधर होने वाली नहीं है कुछ भी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, आपको लगता है कि एक वोट भी इधर से उधर नहीं होगी, लेकिन व्हिप भी जारी किया गया है, बीजेपी की तरफ से भी व्हिप जारी। देखिए, वो तो एक नियम होता ही है, जब भी अविश्वास प्रस्ताव होता है तो व्हिप जारी करते ही हैं। वो हमने व्हिप जारी कर दिया तो वो तो होता है इस प्रकार से, तो उसका तो पालन करते ही है सब के सब। लेकिन ऐसा कुछ मुद्दा है नहीं आज की तारीख में विपक्ष के पास कि जिसको कोई वो उठा सके और जिसपे वो कोई मतलब ऐसा इसको कोई जनता का समर्थन हो या जनता में इस प्रकार की बात हो या हाउस में भी इस प्रकार की बात हो, कुछ इस प्रकार का विषय है नहीं। और कल बजट पेश होने वाला है, अब बजट के बारे में बातचीत कर लेते हैं। बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार? नहीं, देखिए, उसका तो जानकारी वित्त मंत्री जी को ही है कि क्या खास होगा। लेकिन अभी तक जितने भी बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने एज ए वित्त मंत्री पेश किए, वो सारे के सारे बजट इतने अच्छे थे कि विपक्ष को भी आलोचना करने का कोई अवसर उस पर मिला नहीं है अभी तक कोई भी। वो ठीक है कि विपक्ष ने आलोचना तो करनी है, पर लेकिन गंभीर आलोचना विपक्ष भी कोई कर नहीं सका, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हर वर्ग से चर्चा करते हैं। चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है उससे बात करते हैं, व्यापारी है उससे बात करते हैं, किसान के प्रतिनिधि है उनसे बात करते हैं, चुने प्रतिनिधि है उनसे बात करते हैं और आम जनता से बात करते हैं। विपक्ष के एमएलए से भी कहते हैं कि आप अपने सुझाव दो, जनता से भी कहते हैं आप अपने सुझाव दो, और उन सुझावों को सबको मानते भी हैं अगर जरूरी हैं तो, अगर वो शामिल करने योग्य हैं। जब पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा किया तो विपक्ष के एमएलएओं का ज्यादातर ये कहना था कि ये तो वैसे आईवास है, बस बुला लिए कहने के वास्ते कि आप कह दो। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया तो उन्होंने एक एक एमएलए का नाम लेके, देखिए ये आपका सुझाव था, ये आपका सुझाव था, ये आपका सुझाव था। तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमारी सोच ये है कि किस प्रकार से हरियाणा जो है वो तरक्की करे। और हम समझते हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि के अलावा भी जो दूसरे लोग भी हैं, जो अन्य एनजीओ हैं, दूसरे लोग भी काम करते हैं, उन सब का भी ध्येय एक ही है कि देश की तरक्की होनी चाहिए। तो अगर वो कोई अच्छा सुझाव देते हैं तो क्या दिक्कत है, हम उसका सुझाव भी शामिल कर लेते हैं। तो अब क्या लगता है, क्योंकि आपने विपक्ष की बात की, किसानों की बात की, विपक्ष के विधायकों का रुझान इस ओर बढ़ा है कि मुख्यमंत्री जब बजट के लिए मांगते हैं सुझाव तो वो विपक्ष की तरफ से आए हैं इस बार सुझाव? निश्चित तौर से देखिए, उस बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक की थी और उस बैठक में ही बातचीत की थी, सभी विधायकों को मौका दिया। जैसे विधानसभा चलती है ऐसे ही आपने देखा रेड बिशप में एक प्रोग्राम किया था और उसमें हर एमएलए ने अपनी अपनी बात कही थी। लेकिन अब रिटर्न में है, अब रिटर्न में कितने सुझाव दिए गए होंगे तो उनको ही पता है, लेकिन मतलब मौका देते हैं सभी को। आपके पास भी कई मंत्रालय हैं, तो आपकी तरफ से आपको क्या लगता है, क्योंकि पर्यटन विभाग, शिक्षा विभाग और वन विभाग समेत कई और भी विभाग आपके पास हैं, तो आपको क्या लगता है आपके विभाग को इस बार क्या मिलने वाला है बजट? नहीं, देखिए, हमें चाहे पिछला बजट है और चाहे उससे पहला बजट है, मतलब हर बजट में हमें बढ़ाकर राशि दी गई है और हमारे विकास के काम बड़ी गति के साथ हुए हैं। और इस बार भी मेरा अनुमान है कि हमें ज्यादा पैसा मिलेगा
ताकि हम तो ज्यादा विकास कर सकेंगे। पर्यटन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा पैसा दिया, जो अनुभव के अंदर है अभी आपके सामने है। लगभग 250 करोड़ रुपए हमने उस पर खर्च किए। 36 करोड़ सेंटर से मिले हैं, बाकी 200 कुछ करोड़ हमने खर्च किए। और मैं आपसे भी कहूंगा कि आप एक बार देखने जरूर जाएं, बहुत ही अच्छा है, वर्ल्ड क्लास है। मतलब शायद दुनिया में ये पहला इस प्रकार का है जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई। अच्छा, एक विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जाता है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हम बहुत सारे देते हैं लेकिन उन पर चर्चा नहीं होती, उन पर बात नहीं होती, तो उसे किस तरह से देखना? देखिए, एक तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या है, मतलब इसमें भी गंभीरता होनी चाहिए। अगर कोई SYL पे लगा दे तो SYL का कब मुद्दा है, ध्यानाकर्षण तो नहीं सकता। ध्यानाकर्षण ऐसा है जो तुरंत की घटना है, आज की घटना है, कल की घटना है, अभी एकदम लोग प्रभावित हो रहे उससे, आपने ध्यानाकर्षण उस पर लगाया कि इस पर ध्यान दे सरकार, तो वो ध्यानाकर्षण है। अगर आप 6 महीने की बात को ध्यानाकर्षण लगा तो स्वीकार नहीं सकता। फिर दूसरी बात है, ध्यानाकर्षण की भी एक सीमा है, कितने आप स्वीकार कर सको, ज्यादा से ज्यादा आप 2 स्वीकार कर सकते हो। दूसरी बात क्या है कि उसमें कितनी देर चर्चा करना, तो कई बार तो इतनी लंबी चर्चा उस पर ही कर देंगे, रुकते नहीं है, तो बार बार करते हैं। तो 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लग सकते हैं। लेकिन अगर अभी तो कुछ मेंबर ऐसे हैं कि एक मेंबर ही कहीं कहीं दे देता है, तो सारों को तो शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन हम मैक्सिमम शामिल करते हैं। जी, और अगर बात करें, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि विपक्ष की बातों को भी माना जाता है, तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन आज ये जो बजट अब कल पेश होगा, ये अब अंतरिम बजट होगा, तो इसमें क्या कुछ कोशिश रहेगी सरकार की, किस तरह से लोगों को साधने का प्रयास रहेगा, क्योंकि उसके बाद फिर आपको चुनाव में भी जाना है? देखिए, इस भाव से हमने कभी बजट प्रस्तुत अभी तक किया नहीं, लोगों को साधने के लिए बजट नहीं प्रस्तुत किया। हम जब भी टाइम होता है, लोगों की जो जरूरत होती है उसको हम कभी मान लेते हैं। अभी हमने टैब देने का फैसला किया था, तो ये पत्रकार साथी हैं सबके सब मेरे से लगे कहने के भाई ये कौन सा टाइम था आपका टैब देने का। मैंने कहा क्यों, मतलब चुनाव के दौरान करते ना, चुनाव से पहले साल करते तो उसका फर्क पड़ता। तो मैंने कहा बच्चों की जरूरत आई थी, हमने अभी फैसला ले लिया, हालांकि चुनाव 3 साल बाद है, तो हमने फैसला लिया। तो जो भी जरूरत की चीज है हमें लगता है कि ये हमें करनी चाहिए, और आज जनता की भी डिमांड है इसमें, और हमें करनी भी चाहिए, नैतिक दृष्टि से भी ये जरूरी है। तो हम उस फैसले को उसी टाइम लेते हैं। केवल इसलिए नहीं, हमारा जो बजट होगा वो प्रगतिशील बजट होगा, और किस प्रकार से हमारी जो विकास दर है और बढ़नी चाहिए और हरियाणा तरक्की करे, उस प्रकार का बजट हम प्रस्तुत करेंगे। जो जरूरत है निश्चित तौर से उसको शामिल करेंगे उसमें। बजट सत्र की अवधि को लेकर के भी लगातार आरोप लगते हैं। इस बार भी बजट सत्र को लेकर के कहा जा रहा था कि पहले बजट पेश होगा, उसके बाद विधायकों को पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा, बड़ा बजट सत्र जो है वो रहेगा, लेकिन उसकी अवधि को भी घटाया गया। देखिए अभी ये आचार संहिता लगने वाली है, तो इस करके हमें भी थोड़ा जल्दी है कि उससे पहले पहले सारा काम अपना पूरा कर लें। सरकार की भी इस प्रकार की सोच थी कि क्योंकि चुनाव है इस वर्ष, तो इस करके थोड़ा है। नहीं तो मैं दावे के साथ कह रहा कि अभी तक जितने भी हमने जो भी हमारे बजट सत्र रहे हैं, या वैसे भी जो बजट सत्र रहे पिछली सरकारों से, अगर आप घंटे के हिसाब से, मतलब टाइम के हिसाब से अगर डिस्कशन करें, दिनों के हिसाब से डिस्कशन करें, तो मैं दावे के साथ कहता हूं लगभग 1.5 गुना से ज्यादा हमारा टाइम हमने दिया। और अगर वक्ता की दृष्टि से भी लगाएं तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो पिछली सरकारों के मामले में हमने ज्यादा लोगों को मौका दिया बोलने का। हमारा प्रयास ये रहता है एज ए स्पीकर, चाहे मेरा टाइम था और चाहे आज ज्ञानचंद गुप्ता जी का टाइम, हमारा प्रयास ये रहता है कि कोई भी विधायक ऐसा नहीं होना चाहिए जो बिना बोले उससे जाए, उसको कोई ना कोई। अब जिस प्रकार से माने अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से 0 आवर की व्यवस्था की, अब 0 आवर बिल्कुल अलग चीज है। वैसे ये नहीं है जो हम करते हैं 0 आवर। 0 आवर तो तत्कालिक समस्या है कि अभी आपको लगा कि सड़क पे आपने ये उत्ते देख लिया, या कुछ आपने प्रदर्शन देख लिया, कुछ घटना घटती देख ली जिससे कोई लोग प्रभावित, वो आपने 0 आवर में उठाई थी, वो है। लेकिन ऐसा 0 आवर नहीं। अब इसमें प्रयास अध्यक्ष जी का क्या होता है, अध्यक्ष जी होता है कि 20 लोग एक दिन में जरूर बोल लें 0 आवर में, ताकि ऐसा ना हो कि कोई विधायक बिना उसके बोलने चले जाए। तो ये होता है कि सारे के सारे विधायक एक बार बोल लें। तो हमारा प्रयास होता है एज अध्यक्ष, मेरा भी यही प्रयास रहा, और एज अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी का ये प्रयास है कि हर व्यक्ति बोल के जाना चाहिए। तो हम किसी को ऐसा मौका नहीं देते कि जो बिना बोले, अगर मान लो विधायक नहीं सोच रखा कि मैंने नहीं बोलना उसको, तो हम क्या कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से तैयारी है सरकार की, और अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष की तरफ से लाया जाना है वो नंबर के हिसाब से भी कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव गिरना जो है वो लगभग तय है। बिल्कुल हितेंद्र, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।